शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की न्यूज़पेपर की हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। आज है 31 जनवरी 2024 और दिन है बुधवार। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस हम करने वाले हैं एडिटोरियल के साथ। इसके बाद हम न्यूज़ वाले हिस्से की तरफ में जाएंगे। पहला जो आर्टिकल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ये श्रीलंका की इकोनॉमी से रिलेटेड है। मतलब जब से यहाँ पर नए राष्ट्रपति आए हैं रानिल विक्रमासिंघे, जब से इन्होंने पदभार संभाला है उस समय में श्रीलंका की कंडीशन बहुत ख़राब चल रही थी। जैसे आवश्यक वस्तुओं के दाम में बढ़ोतरी होना, उनके पास जो डॉलर था उसमें कमी आना, इन्फ्लेशन का बढ़ जाना, इन सारी चीज़ों से रानिल विक्रमासिंघे किस प्रकार से सामना किए हैं, किस प्रकार से इनको फेस किए हैं और आज के समय में वहाँ की इकोनॉमी किस कंडीशन में चल रही है, इसमें चाइना का क्या रोल है, इंडिया का क्या रोल है, अमेरिका का क्या रोल है और आने वाले समय में और कौन कौन सी चुनौतियां का सामना करना पड़ सकता है किसको, श्रीलंका को। कुल मिलाकर के रानिल विक्रमासिंघे के ने 18 महीने 18 महीने में इनका असर दिखा है। इन्होंने जो स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज़ में जो स्टेबलाइजेशन लाया था वो हमें कब दिखा है, 18 महीने के बाद दिखा है। शुरुआत रानिल विक्रमासिंघे के राष्ट्रपति चुने जाने को लेकर के ही होती है। ठीक है कि 9 जनवरी 2024 को द यूनाइटेड नेशनल पार्टी proposed incumbent Ranil Wickremesinghe as the national presidential candidate for the election। अब इन्होंने इलेक्शन के लिए नेशनल प्रेसिडेंट के तौर पर चुना है किनको, रानिल विक्रमासिंघे को। इनको आखिर क्यों चुना गया है? क्योंकि काफ़ी कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनका भी इनको सपोर्ट मिल रहा है। जुलाई 2022 को 6 टाइम प्राइम मिनिस्टर विक्रमासिंघे को चूज़ किया गया था उनके इकोनॉमिक क्रीडेंशियल के लिए। इकोनॉमिक क्रीडेंशियल के लिए मतलब इकोनॉमिक आर्थिक योगदान के लिए इनको चुना गया था ताकि रिप्लेस किया जा सके गोटाबाया राजपक्षे को। ठीक है, जिन्होंने रिज़ाइन दे दिया था मास प्रोटेस्ट के चलते चलते ओवर इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट एंड रेंट सीकिंग। उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया था? उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे कि इनके चलते चलते देश की जो इकोनॉमी की हालत है वो ख़राब हो गई है। अब हम बात करते हैं आर्थिक हालात कैसे थे। अप्रैल 2022 में श्रीलंका पहली एक ऐसी एशियन कंट्री बन गया था 21वीं सदी में, ठीक है, $50 बिलियन से अधिक के ऋण वाली कंट्री और $50 बिलियन से अधिक के ऋण पर समय से पहले डिफॉल्ट करने वाला पहला एशियाई देश ये बन गया था। इसकी जीडीपी 7.8% कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, सिकुड़ गई थी ईयर ऑन ईयर और इन्फ्लेशन 69.8% देखा गया था सितंबर 2022 में। श्रीलंका का जो रुपया है उसमें हमें डेप्रिसिएशन देखने को मिला था, मतलब डॉलर के मुकाबले इन जो मुद्रा है वो कैसी हुई, उसमें गिरावट देखने को मिली थी 44.8% यूएस के डॉलर से यदि हम उसकी तुलना करेंगे तो। आयात के कारण विदेशी भंडार 2 सप्ताह तक आ पहुंचा था जिससे दवाई, भोजन, ईंधन में शॉर्टेज हमको देखने को मिला था। अब ये तो थी उस समय की कंडीशन। अब यहाँ पर बताया जाता है कि इन्होंने कैसे करके अपने देश को इन सारी कंडीशन से बाहर निकाला है। इसमें उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए थे, जैसे कि सबसे पहले तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या काम किया, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया था। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दर बढ़ा दी गई। फ्यूल में जो सब्सिडी दी जा रही थी उसको कम कर दिया गया। टैक्स बढ़ा दिया गया, टैक्स ज़्यादा लिया जा रहा है लोगों से। एंड बोला जा रहा है कि एक कानून इन्होंने पास किया था जिसके माध्यम से जो सेंट्रल बैंक है श्रीलंका का उसकी इंडिपेंडेंस को इम्प्रूवमेंट किया गया। एंड बोला गया था कि जो स्टेट आउंड कंपनीज हैं उनको बेचा गया, उनका प्राइवेटाइजेशन किया गया। एंड इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी काफ़ी सहायता ली।
एंड तेज़ी के साथ में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ में नेगोशिएशन चालू कर दिया ऑन एन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के माध्यम से। साथ ही साथ इन्होंने जब फॉरेन डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग की बातचीत चालू कर दिया था प्राइवेट बॉन्ड होल्डर के साथ में एंड बायलेटरल क्रेडिटर के साथ में कि भाई हमारे ऊपर जो कर्जा है इसको अभी हम तुरंत नहीं पटा सकते हैं, 12 महीने में पटाना था तो हम 24 महीने में पटाएंगे, या फिर बोला गया कि आप ब्याज दर में कमी करिए। इस प्रकार से डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए भी बातचीत इन्होंने तेज कर दिया था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी इनको सहायता मिली है। मार्च 2023 में आईएमएफ बोर्ड ने अप्रूव कर दिया था एक ईईएफ और इसकी वैल्यू है $2.9 बिलियन की 48 महीने के लिए। मतलब इसी के चलते चलते फिस्कल एंड गवर्नेंस रिफॉर्म हमको श्रीलंका में देखने को मिले, या फिर उसको इसके लिए कहना चाहिए एक मौका मिल गया। फिर हम देखते हैं कि आईएमएफ बोर्ड ने दिसंबर 2023 में रेटेड किया था श्रीलंका के परफॉर्मेंस को एज ए सेटिस्फिकेटरी। इसका मतलब ये है आईएमएफ अब पैसा दे सकता है $670 मिलियन का। इसके अलावा ईईएफ के अंतर्गत एडिशनल फंडिंग और भी प्रोवाइड करी गई वर्ल्ड बैंक के माध्यम से, एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से, ताकि बजट सपोर्ट मिल सके, सोशल प्रोटेक्शन मिल सके, फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। जो भी काम इन्होंने किया था 18 महीने के बाद स्टेबलाइजेशन दिखा हमको पॉलिसीज़ में। क्या क्या अंतर आया यहाँ पर आप देख सकते हैं। दिसंबर 2023 में मुद्रास्फीति गिर करके 4% हो गई, ठीक है। लेकिन जनवरी 2024 में आप देखेंगे बट कुड राइज विद द इंक्रीजेस इन वैल्यू एडेड टैक्स फ्रॉम 15% टू 18% इन जनवरी 2024। हालांकि जनवरी 2024 में आपने वेट बढ़ा दिया था तो इन्फ्लेशन भी बढ़ गई थी। आगे बोला जा रहा है जो श्रीलंकन रुपीस है 12% की बढ़त हासिल कर लिया इसने यूएस डॉलर के मुकाबले 2023 में। एंड फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडी प्रेशर भी काफ़ी कुछ काफ़ी कुछ आसान हुआ। साथ ही साथ बोला जा रहा है जो इम्पोर्ट कैपेसिटी मतलब शॉर्टेज ऑफ जो इसेंशियल एंड वेटिंग लाइंस वाली कंडीशन चल रही थी, मतलब लोग जो लंबी लंबी कतारें लगा लगा करके चल रहे थे ना, वो अब हमको दिखाई नहीं देता है। आगे बोला जा रहा है कि आईएमएफ प्रोजेक्ट्स ए रिटर्न टू ग्रोथ 1.8% इन 2024 कंपेयर्ड विथ -3.6% इन 2023। 2023 में माइनस में इसकी ग्रोथ होने वाली थी, अब आईएमएफ ने बोला है कि नहीं 1.8% रहने वाली है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर हम बात करते हैं। वैसे देखा जाए श्रीलंका के बारे में ये बोला जाता है कि श्रीलंका की जो ज़्यादातर कमाई होती है ना वो टूरिज्म के माध्यम से होती है, लेकिन यदि यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाता है तो श्रीलंका की कमाई और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। श्रीलंका की स्ट्रेटजिक लोकेशन कहाँ पर है? इंडियन ओशियन में पड़ता है। इसके चलते चलते भी लोग इधर ध्यान देते हैं। एक जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है इंडिया के अडानी ग्रुप एंड श्रीलंका के जॉन कील्स होल्डिंग के बीच में। ये डेवलप किया जाएगा $700 मिलियन का वेस्ट कंटेनर टर्मिनल 8 कोलंबो कोर्ट। तो वेस्ट कंटेनर टर्मिनल पोर्ट टर्मिनल बनाया जाएगा कोलंबो बंदरगाह में। फिर यूएस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ने भी कहा है कि हम $553 मिलियन की राशि क्या करेंगे, लगाने वाले हैं, फंसाने वाले हैं। इससे यहाँ के जो बंदरगाह हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी, साथ ही साथ में जो ट्रांसशिपमेंट ट्रेड है वो भी इम्प्रूव होगा, साथ ही साथ में इंडियन जो इकोनॉमी है वो भी ग्रो करेगी। चाइना के सपोर्ट की यदि हम बात करें तो ये जाहिर सी बात है कि चीन हमेशा से जो है श्रीलंका के सपोर्ट में आगे रहा है। जियोपॉलिटिकल ट्विस्ट के हिसाब से देखें तो चाइना की सिनोपेक ग्रुप ये मैनेज करेगी 200 फ्यूल फिलिंग्स स्टेशंस को श्रीलंका में। 200 फ्यूल फिलिंग स्टेशंस जो हैं बोला जा रहा है कि इनको मैनेज करने का काम करेगी चाइना की सिनोपेक ग्रुप कंपनी।
इसने कहा है कि हम 4.5 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट करेंगे एक ऑयल रिफाइनरी में इन द कंट्रोवर्शियल लो प्रॉफिट हम्बन टोटा पोर्ट। कहाँ पर पैसा लगने वाला है? लो प्रॉफिट हम्बन टोटा पोर्ट में। फॉरेन एक्सचेंज कॉन्स्ट्रेंट एंड एन एनशियन स्टेट ऑन सेलोन पेट्रोलिंग कॉर्पोरेट फ्यूल शॉर्टेज। बोला जा रहा है कि श्रीलंका की जो कंपनी थी, क्राइसिस के चलते चलते पेट्रोल वाली जो कंपनी है वो इतनी उसके अंदर क्षमता नहीं थी कि वो श्रीलंका के लोगों को पेट्रोल की आपूर्ति कर सके। यदि चाइना के सिनोपेक की तरफ से एफडीआई आता है पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में, तो इससे श्रीलंका की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो काफ़ी मजबूत होने वाली है। एंड यहाँ का जो एनर्जी मार्केट है वो ओपन कर दिया गया है ऑल इन्वेस्टर के लिए। एंड स्ट्रॉन्ग कंपटीशन पॉलिसी अडॉप्ट करी गई है कि भाई कंपटीशन को बढ़ावा देना ताकि चीज़ें सस्ती हो सकें। अब हम बात करते हैं कि श्रीलंका को कौन कौन सी चीज़ों की ध्यान में रखना है और क्या चीज़ उसको चुनौती के रूप में दिखाई देंगी। तो यदि वो सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ चाहता है कि 5 से 6% होना चाहिए मीडियम टर्म के हिसाब से, तो यूएस एंड चाइना के बीच में जो जियोपॉलिटिक्स चल रहा है ना, इसमें श्रीलंका कभी कभी फंस जाता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है यदि डोनाल्ड ट्रंप फिर से जीत कर के आते हैं तो फिर श्रीलंका के साथ में रिश्ते ख़राब हो सकते हैं, एफडीआई कम हो सकती है। सेकेंड नंबर में जो हमें ध्यान देना है वो यहाँ के डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर के है। नवंबर 2023 में श्रीलंका ने कंक्लूड किया था इनिशियल एग्रीमेंट कुछ बायलैटरल क्रेडिटर के साथ में, इसमें इंडिया भी शामिल था। एंड द पेरिस क्लब टू रीस्ट्रक्चर 5.9 बिलियन इन एक्सटर्नल डेप्ट के हिसाब से उसने जो कर्जा लेके रखा है उसको रीस्ट्रक्चर करने की बात करी जाती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है यदि वो ये चाहता है कि मैं जो ब्याज दे रहा हूँ उसकी दर कम रहे। एंड इसी से आईएमएफ फाइनेंसिंग 2024 में मिल सकती है। इसी के चलते चलते दिस डील फॉलोड चाइना सेपरेट डेप्ट स्ट्रक्चरिंग एग्रीमेंट विद श्रीलंका। और फिर यहाँ पे भी बात कर रहा है श्रीलंका के साथ में, चाइना के साथ में भी बात कर रहा है कि श्रीलंका भी डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग का, चाइना भी हमारे लिए डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग करने का काम करेगा। इसके अंतर्गत क्या चीज़ हो सकता है? जो डेप्ट दिया गया है 12 महीने का उसको 24 महीना कर दो। साथ ही साथ में एक और चीज़ आप ये ध्यान रखना है कि जो 12% की ब्याज दर है उसको आप 7% 8% कर दीजिए। इस प्रकार से डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग हो सकता है। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है हेयर कट का। बैंक टेक्स हेयर कट टर्म। हेयर कट टर्म बैंक इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये है 100 रुपया लोन, पार्टिकुलरली लोन अकाउंट में 100 रुपया ड्यू है, उसको आप 80 रुपया मान लीजिए और उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर 10,000 रुपया किसी व्यक्ति ने उधार लिया है, इट एग्री टू टेक बैक ओनली 8,000, इट टेक 20% हेयर कट। मतलब जो उसने कम किया है ना, जो राशि कम किया है, जो छूट दिया है, उसको हम हेयर कट बोलते हैं। इसके साथ ही साथ में जो पॉलिटिकल रिस्क यदि यहाँ पर आता है ना, तो ईईईपी की तरफ से जो सहायता मिलने वाली है वो नहीं मिलेगी। एंड ग्रोथ बियॉन्ड 2024 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आर ड्यू इन सितंबर एंड जनरल इलेक्शन इन 2025। इसके बाद वाली जो यहाँ पर हम आर्टिकल देखने वाले हैं ये इंडिया के माइग्रेंट पूल को लेकर के है। एंड उसमें जो महिलाओं की भागीदारी है वो कितनी है, सरकार इसके लिए कितना ध्यान देती है, पॉलिटिक्स में इनको काउंट किया जाता है कि नहीं किया जाता है, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। कौन कौन सी सुविधाएं इनको चाहिए, सरकार अपने जो डेटा प्रस्तुत करती है उनमें इनको किस रूप में दिखाया जाता है। मतलब जो महिला माइग्रेंट वर्कर हैं उनकी यहाँ पर बातचीत करी जा रही है। वुमेन स्पेशली हम वर्किंग एज ग्रुप की बात कर रहे हैं। कामकाजी उम्र की जो महिलाएं हैं इनका इंडिया के माइग्रेंट पूल में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा शेयर है, भाग है।
but there is a little dialogue and flawed data on this important issue। इसके ऊपर बहुत कम बातचीत होती है, साथ ही साथ बोला जाता है कि जो डेटा है, जो डेटा प्रस्तुत किया जा रहा है वो त्रुटिपूर्ण है, उसमें फ्लाज हैं। इंटरनल माइग्रेशन की बात करेंगे हम यहाँ। इंटरनल माइग्रेशन मतलब भारत से बाहर वाला माइग्रेशन नहीं, कि भारत से बाहर कोई कमाने जा रहा है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो माइग्रेशन हो रहा है, एक स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जो कमाने के लिए जा रहे हैं, गांव से शहर की तरफ जो माइग्रेशन हो रहा है, उसकी हम बात यहाँ पर करेंगे। तो इंडिया के फिजिकल एंड सोशल ट्रांजैक्शन जो हो रहा है इंडिया में, उसके लिए एक महत्वपूर्ण रूप माना जाता है। आंतरिक प्रवास की यदि हम बात करें तो हमारे यहाँ जो सोशल ट्रांजैक्शन हो रहा है, साथ ही साथ में जो फिजिकल ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसका ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे की बात करें, जो कि डेटा कलेक्ट करता है बेरोजगारी के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर हमारे देश में। इसने एस्टिमेशन लगाया है कि ये 27% हो सकता है जून 2020 से 2021 के बीच में। इसने इंडिकेशन लगाया है, देखिए, कि 27% का अनुमान है यहाँ पर। मतलब बेरोजगारी और रोजगार के संकेत से यदि हम बात करें, साथ ही साथ हम बात करें कि इनका पार्टिसिपेशन कितना है, आप ये कह सकते हैं कि क्या ये जो सेक्टर है वो मेल डोमिनेटेड है। नॉर्मेटिव लिटरेचर, राजन इन्होंने 2020 में एंड जैसलिन 2021 में इन्होंने डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया है, ठीक है, कि ये जो चीज़ें हैं वो मेल डोमिनेटेड चीज़ें हो सकती हैं। महिलाएं, स्पेशली वर्किंग एज की जो महिलाएं होती हैं, इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहता है माइग्रेंट पूल में, लेकिन यहाँ पर बहुत कम बातचीत होती है महिलाओं से रिलेटेड। दिस इज ए कंसर्न गिवन इंडियाज फॉलिंग फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। यहाँ पर FLFPR वर्ड यूज़ किया गया है। इसके अंतर्गत हमारा जो लेबर फोर्स है उसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन रेट कितना है, इस चीज़ को कम कर दिया जा रहा है। साथ ही साथ में यहाँ पर एक और क्वेश्चन मिलता है कि क्या कोई महिला फेस कर रही है एम्प्लॉयमेंट बैरियर्स को ड्यू टू पोस्ट माइग्रेशन कंडीशन। ठीक है, माइग्रेशन कंडीशन के चलते चलते क्या कुछ एम्प्लॉयमेंट के बैरियर हैं जिनको वो फेस करती है, आगे इनके बारे में भी हम देखने वाले हैं। नेशनल सर्वे इनएक्यूरेट पिक्चर, सरकार जो सर्वे करा रही है उससे पूरा पिक्चर सामने नहीं आता है, ऐसा कहना है राइटर का। जैसे कि अभी हम बात कर लें किसकी, PLFS की। नेशनल सर्वे सच एज PLFS कैप्चर इंफॉर्मेशन अबाउट फीमेल माइग्रेंट्स बट ऑफन कन्वे इन इनएक्यूरेट पिक्चर। हालांकि भले ही आप जो है फीमेल माइग्रेंट्स के बारे में कुछ कुछ चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन हमेशा आप जो है इनएक्यूरेट पिक्चर प्रस्तुत करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बोला जाता है कि ये जो सर्वे है केवल क्वेश्चन पूछता है रिस्पोंडेंट्स को उनके प्राइमरी रीज़न फॉर माइग्रेशन को। आपका प्राथमिक कारण क्या है जिसके चलते चलते आप एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन करते हैं। PLFS का जो डेटा है वो सजेस्ट करता है कि जो माइग्रेशन हो रहा है महिलाओं में वो मैरिज के चलते चलते हो रहा है 81%, माइग्रेशन फॉर फैमिली मेम्बर 10%, एम्प्लॉयमेंट के चलते 2.42%, माइग्रेशन फॉर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ वो है 0.48%। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रोविज़न नहीं तैयार किया गया है। मतलब यहाँ पर कोई चीज़ें ये नहीं बताई गई हैं कि जलवायु परिवर्तन के चलते चलते भी क्या इनका क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह आना जाना हो रहा है, फूड इनसिक्योरिटी के कारण हो रहा है क्या,
विच कैन बी ए क्रूशियल ड्राइवर ऑफ माइग्रेशन फॉर वुमेन। ये भी कुछ महत्वपूर्ण कारक हो सकते हैं महिलाओं के एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने को लेकर के। तो कुल मिलाकर के आप ये बोल सकते हैं, इस प्रकार से सरकार जो सर्वे करा रही है माइग्रेंट वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट से संबंधित, तो ये मिस इन्फॉर्मेशन हमको दी जाती है। अब महिलाओं की भूमिका का डेटा यहाँ पर हम कुछ देखने वाले हैं। यदि हम PLFS की बात करें, लगभग 3 क्वार्टर्स टाइम पीरियड बोला जा रहा है कि हम 3 तिमाहियों की 3 क्वार्टर्स की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो यदि हम 3 क्वार्टर्स की बात कर लें, माइग्रेंट वुमेन आर अनएम्प्लॉयड, महिलाएं अभी तक काम प्राप्त नहीं कर पाई थी। लगभग बोला जा रहा है कि 14% माइग्रेंट वुमेन आर इन सेल्फ एंड वेज एम्प्लॉयड जॉब्स। 14% महिलाएं कैसी हैं, खुद से अपना भी छोटा मोटा काम धाम कर रही हैं, वेज एम्प्लॉयड जॉब में लगी हुई हैं, मात्र वो 14% है। 12% ऐसी हैं जो कि कैजुअल लेबर के तौर पर काम करती हैं। ये वाला जो डेटा कलेक्ट हुआ था ये कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान था, विच माइट एक्सप्लेन द लो नंबर। यहाँ पर कम नंबर हमको बताए जा सकते हैं, लेकिन ये पर्याप्त तरीके से प्रॉब्लम को नहीं बताता है अंडर रिपोर्टिंग ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। उनका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की जो अंडर रिपोर्टिंग करी गई थी ना, उस चीज़ का यहाँ पर कोई उल्लेख नहीं किया जाता है। सोनाल्ड एंड अश्विनी 2 रिसर्चर हैं, उन्होंने कुछ कुछ बातें यहाँ पर बताई हैं, उनके कुछ एविडेंस हैं, कुछ फाइंडिंग निकल करके आई हैं। ठीक है, इनके हिसाब से बोला जा रहा है कि देखिए, ये कोई अनकॉमन बात नहीं है किसी भी माइग्रेंट महिला के लिए कि वो इंगेज रहे कैजुअल एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, कहीं ईंट भट्टे में काम कर रही, कहीं किसी के यहाँ पर साफ़ सफाई के काम करने जा रही, तो ये कैजुअल वर्क के तौर पर इंगेज रहना ये कोई अनकॉमन बात नहीं है। ये इंडिकेट करता है कि आप अंडर एस्टिमेशन कर रहे हैं, मतलब आप अनदेखी कर रहे हैं माइग्रेंट वुमेन जो कि इन्वॉल्व हैं वेरियस सेक्टर में, जैसे कि एग्रीकल्चर में लगी हुई हैं, कंस्ट्रक्शन में लगी हुई हैं, डोमेस्टिक हेल्प में लगी हुई हैं। इसके बाद डेफिनेशंस से रिलेटेड हैं, डेफिनेशनल इश्यूज हैं एंड वुमेन्स के कुछ ऑन बिलीव्स के बारे में बताया जा रहा है। माइग्रेंट वुमेन जो हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट को लेकर के ज़्यादा सामने चर्चा नहीं करी जाती, न्यूज़ हमको नहीं सुनाई देती है। यदि हम डेफिनेशन की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की क्या डेफिनेशन हो सकती है, नेशनल सर्वे इसको क्या बोलता है कि भाई एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत क्या चीज़ आएगी। यदि किसी ने भी वर्बल या फिर रिटन कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है उनके एम्प्लॉयर के साथ में, उनको कंसिडर किया जाएगा एज ए पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स। लिखित में ही बोला जा रहा है यहाँ पर, मतलब लिखित में भी और वर्बल में भी बोला जा रहा है। और महिलाएं फिर बड़े पैमाने पर अनएम्प्लॉयड के तौर पर क्लासीफाई कर दी जाती हैं। फिर डोमेस्टिक वर्क जो करती हैं महिलाएं, उसको भी हमारी इकोनॉमी में शामिल नहीं किया जाता है। तो जो उनकी डोमेस्टिक ड्यूटी चल रही है, जिसके चलते चलते हाउस होल्ड का प्रोडक्शन टिका हुआ है या फिर फाइनेंस टिका हुआ है, इसको भी काउंट नहीं किया जाता है। और इसी के चलते चलते फैमिली वर्कर में वो अनपेड वर्कर के तौर पर काम करते रहती हैं हाउस होल्ड इंटरप्राइजेस में। आगे ह्यूमन एंड सोशल कैपिटल्स की बात करी जाती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करने की ज़रूरत है सोशल कैपिटल में, ह्यूमन कैपिटल में। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर एक चीज़ और फोकस किया जाता है कि जो हमारी महिलाएं हैं, एक तो जो माइग्रेंट वर्क PLFS का जो डेटा आया उसमें बोला जा रहा है कि 85% महिलाएं ऐसी हैं जिनका 10 साल भी एजुकेशन में नहीं बीता है। 10 ईयर्स ऑफ एजुकेशन से भी कम टाइम वो दी हैं, जो कि क्रिएट करता है कुछ प्रॉब्लम्स को।
हालांकि यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस पैदा नहीं होता है एजुकेशनल लेवल ऑफ माइग्रेंट एंड नॉन माइग्रेंट वुमेन में। माइग्रेट वुमेन आर प्रोपोर्शनली लेस एम्प्लॉयड देन द नॉन माइग्रेंट वुमेन। एक अच्छी बात यह है कि जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं ना वो ज़्यादा काम में लगी हुई हैं, और साथ ही साथ में जो नॉन माइग्रेंट वुमेन है ना वो उतना ज़्यादा काम काज में नहीं लगी हुई हैं, एम्प्लॉयमेंट उनको नहीं मिल पा रहा है। एक और समस्या जो यहाँ पर निकल कर के आई थी वो क्या थी? कोरोना के चलते चलते एक बार जो महिलाएं अपने काम से हाथ धोई हैं तो दोबारा फिर वो वापस नहीं आ पाई हैं। 55% महिलाएं ऐसी हैं जो एक बार गांव चली गई, घर चली गई तो दोबारा काम करने के लिए वापस नहीं आई थी। एंड बोला जा रहा है एंड दोज हु डिड सो अर्न ओनली 56% ऑफ देयर प्री पेंडेमिक इनकम लेवल। और जो यदि वापस आए भी हैं तो जहां उनको 100 रुपये मिल रहा था अब उनको 56 रुपया ही मिल पा रहा है। एंड हम बात करेंगे अब नंबर ऑफ माइग्रेंट वुमेन फॉर्मली काउंटेड इन द लेबर फोर्स। लेबर फोर्स में फॉर्मल तरीके से इनकी काउंटिंग कैसे हो रही है? फीमेल माइग्रेशन फॉर लेबर और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज बाई 101% बिटवीन 2001-2011। 2001 से लेकर 2011 के बीच में हम देखते हैं कि 100% फीमेल माइग्रेशन हमको देखने को मिला। हालांकि ये उतना ज़्यादा हमें क्लियरली नहीं दिखाई देता है, एंड ये लोग बहुत सारी हार्डल्स को फेस कर रहे हैं, मार्जिनलाइजेशन को फेस करते हैं, और इन्हीं सब बातों के चलते चलते हम ऐसी पॉलिसी नहीं बनाते हैं जिससे ये लोग जो फेस कर रहे हैं उनको हम एड्रेस कर सकें। अब हम राजनीतिक तौर तरीके की बात करें, अब पॉलिटिक्स वाले लोग भी क्या है, जो महिला हैं माइग्रेंट वर्कर हैं, महिला माइग्रेंट वर्कर हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते। उनको पता है कि ये आज यहाँ रह रही कल वहाँ रहेंगी, वोट तो ये हमको डाल नहीं पाएंगी, इसलिए इनके ऊपर कोई पॉलिसीज़ नहीं बनाई जाती है, वोट बैंक के तौर पर इनको नहीं देखा जाता है। सीधी सीधी बात ये है। इसी के चलते चलते हम हमेशा से देखेंगे इनके वेलफेयर के लिए पॉलिसीज़ उतनी अच्छी सरकार नहीं लेकर के आ पाती है। बड़े मुश्किल से आज ये 2023-24 चल रहा है, अब जाकर के ये चीज़ हुआ है कि सरकार ने बोला है आप यदि एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी जाते हैं कमाई करने के लिए तो आपको वहाँ पर राशन मिल जाएगा। लेकिन अभी भी समस्याएं ऐसी हैं कि आप यदि एक ज़िले से दूसरे ज़िले भी चले जाओगे ना तो भी आपको चक्कर काटना पड़ेगा, तब जा कर के आप राशन कार्ड का फ़ायदा ले सकते हैं। साथ ही साथ बोला जा रहा है राइटर की तरफ से कि कुछ कुछ पॉलिसीज़ का निर्माण किया गया, जैसे कि वन नेशन वन राशन कार्ड, ई श्रम स्कीम, एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस। ये कुछ स्कीम के एग्जाम्पल हैं जहां पर मेनली सरकार टारगेट कर रही है पुरुषों को, पुरुष माइग्रेंट पॉपुलेशन को। महिलाओं के लिए भी किसी प्रकार का डायरेक्ट लाभ हमको देखने को नहीं मिलता है। पीएलएफ की तरफ से हमें कुछ कुछ चीज़ें दिखाई दी हैं, जैसे कि बहुत कम परसेंटेज हमको देखने को मिला है, मात्र 7% हैव एक्सेस टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। हमारे जो लेबर हैं तो लेबर हैं ये कुछ कुछ चीज़ों को जैसे कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट को नहीं प्राप्त कर रहे हैं। देयर इज़ नो डाटा फॉर द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। साथ ही साथ में बोला जा रहा है कि लैक ऑफ टाइम यूज डाटा, कितना टाइम यूज़ किया जा रहा है इसकी भी कमी है माइग्रेंट्स के लिए। एज इंडिया नॉट मेड दैट द नॉर्म मेड, इसके लिए भी कोई नॉर्म हमने तैयार नहीं करे हैं। इसके बाद पहली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं ये नीलगाय से रिलेटेड है। नीलगाय यहाँ पर थोड़ा सा न्यूज़ में रहा था और पिक्चर भी आप ये देख सकते हैं। तो नीलगाय के बारे में थोड़ी सी हम बेसिक जानकारी देखते हैं, जैसे कि IUCN के किस कैटेगरी में इसको रखा गया है। तो IUCN की रेड लिस्ट में इसको डाला गया है और इसको कैटेगराइज किया गया है लीस्ट कंसर्न्ड इन इंडिया।
नील गाय को हमारे देश में प्रोटेक्ट किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत। इसको शेड्यूल 3 में रखा गया है। नील गाय के लिए हमारे इंडिया में कुछ कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, जैसे कि गिर नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क, तडोबा अंधेरी रिजर्व है, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रणथंभौर नेशनल पार्क है एंड सारिस्का टाइगर रिजर्व है। इंडिया में यदि हम इनकी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग आपको इनकी संख्या 1 लाख देखने को मिलेगी। द पॉपुलेशन ऑफ नीलगाय इन द स्टेट ऑफ बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मतलब यदि हम राज्यों के हिसाब से देखें तो बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है। अब इनकी संख्या ज़्यादा है, साथ ही साथ में सरकार इनको बचाने के चक्कर में है और किसान लोग अपनी फसल के बर्बाद होने के चलते चलते इनसे हमेशा परेशान रहते हैं। यदि हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें वर्ल्ड वाइड तो इसका जो हैबिटाट है नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट में हमको देखने को मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो हमारे इन्वायरमेंट साइंस से रिलेटेड है, जियोग्राफी से रिलेटेड है। कंगारू लिजार्ड स्पीसीज डिस्कवर की गई है वेस्टर्न घाट में। इसका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पश्चिमी घाट में कंगारू छिपकली, क्या नाम रखा गया है? कंगारू लिजार्ड, कंगारू छिपकली की प्रजाति की खोज करी गई है। अब ये जो स्पीसीज हमको देखने को मिल रही है, ये स्पीसीज सेकंड मानी जा रही है। वन ऑफ द अगस्त्यगम्मा, क्या नाम रख दिए हैं। तो ये प्रजाति भारतीय कंगारू छिपकली के अगस्त्यगामा जीनस की दूसरी प्रजाति है जो शिवगिरी पहाड़ियों में पाई गई थी। अगस्त्यगम की एक और हमको मिल चुकी है, उसकी ये सेकंड प्रजाति है शिवगिरी हिल्स में। पश्चिमी घाट के जैव विविधता वाले जंगलों ने विकास का एक और चमत्कार सामने लाया है। छोटी छिपकलियों की एक नई प्रजाति जिससे शोधकर्ताओं ने छोटा ड्रैगन बोला है। अगस्त्यगामा किनारा किस कहाँ पर मिली है? ये अगस्त्यगामा एज या फिर नॉर्दर्न कंगारू लिजार्ड जो कि बिलोंग करती है आगमडाई फैमिली से, इज नोन टू हैव ए मैक्सिमम स्नाउट वेंट लेंथ ऑफ 4.3 सेंटीमीटर। मतलब इसका डायमेंशन बताया जा रहा है कि ये मैक्सिमम कितनी इसकी लेंथ है। भारत और विदेश के विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिकों के एक समूह ने केरल के इडुक्की के कुलमावी में, कहाँ पर ये पाई गई है? केरल के साउथ वेस्टर्न घाट में कुलुमावू, केरल के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में ये पाई गई है। ये जो स्पीसीज है ये सेकंड मानी जा रही है। ये प्रजाति ए बेडडोमी या फिर इंडियन कंगारू लिजार्ड की ये सेकंड क्या है? जीनस मानी जा रही है। दैट हैज़ बीन प्रीवियसली रिपोर्टेड फ्रॉम द शिवगिरी हिल्स इन तमिलनाडु। पहले तमिलनाडु में मिली थी, इस बार केरल में मिली है। इसके बारे में बोला जा रहा है कि पैर की 5वीं उंगली कम होने से ये सरीसृप खराब पर्वत ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या है ना क्लाइंबर के तौर पर नहीं चढ़ पाते हैं। हैंस डू नॉट क्लाइंब ट्रीज लाइक अदर लिजार्ड। जैसे अदर छिपकली फटाफट चढ़ जाती वैसे ये नहीं चढ़ पाती क्योंकि इसके पास पकड़ने के लिए एक उंगली कम है। इसकी जगह में अब ये क्या काम करते हैं? टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन में ये ज़्यादा रहेंगे। फाउंड इन एरियाज विद द डेंस लीफ लिटिल कवर। ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पर घने पत्ते वाले कूढ़े वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। और बोला जा रहा है कि ये छोटे कीड़ों को खाने का काम करते हैं। तो कंगारू छिपकली की ये किस्म तेज़ी से दौड़ती है और शिकारियों से बचने के लिए सूखी पत्तियों के भीतर में ये छिप जाती है। और वर्टेब्रेट जूलॉजी में जो पत्रिका है उसमें इसके बारे में लिखा गया है।
यदि हम स्टडी के लीड ऑथर संदीप दास के हिसाब से देखें, एक साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड नेशनल पोस्ट डॉक्टरल फेलो हैं कालीकट यूनिवर्सिटी में। बोला जा रहा है कि ये जो स्पीसीज़ है ये पहली बार देखी गई थी एक एक्सपेडिशन में इन सर्च ऑफ अनदर इवेसिव स्पीसीज़। एक और हम क्या है स्पीसीज़ को जब ढूंढ रहे थे ना, खोज अभियान के दौरान इसको देखा गया था। द महाबली फ्रॉग और द पर्पल फ्रॉग अराउंड 2015, इनकी हम तलाश में थे, तब जाकर के हमें ये गलती से मिल गई थी। तो ये जो फ्रॉग था इसको स्पॉटेड किया गया था रोड साइड नियर ए फॉरेस्ट स्ट्रीम इन इडुक्की। तो ये जो मेंढक की हम बात कर रहे हैं, इडुक्की के एक जंगल की पास सड़क के किनारे इसको देखा गया था। और जब इसको देखा गया ना, तो इसको भी हम इसी प्रकार से मान लिए थे। उनका अनुमान तब सही साबित हुआ जब उन्हें वर्षों बाद इलाके से उसी प्रजाति के और भी ज़्यादा मेंबर मिलने चालू हो गए। इसके अलावा उन्हें भौगोलिक रूप से पाया गया कि भाई ये थोड़े अलग हैं, और निकटतम वितरण रिकॉर्ड लगभग 80 किलोमीटर है। मतलब इधर उधर यहाँ वहाँ लगभग डिस्टेंस कितना, 80 किलोमीटर की डिस्टेंस है। इसके बाद अगली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं ये स्नो लेपर्ड से रिलेटेड है। पार्टिकुलरली यहाँ पर हम इनकी काउंटिंग को देखने वाले हैं। 4 साल आप सर्वे करें, इसके बाद पता चला है इंडिया के जो स्नो लेपर्ड हैं इनकी संख्या हो गई है 718। तो सबसे पहले हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देख रहे हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पैंथेरा अनकिया। हिम तेंदुआ या फिर स्नो लेपर्ड को पहाड़ों का घोस्ट, पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है, क्योंकि इनके संकोची स्वभाव और खाल के रंग के कारण इनको बर्फीले वातावरण में देखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मतलब बर्फ़ भी वैसा ही, इनकी बॉडी का कलर भी वैसा ही, और ये वैसे भी ज़्यादा निकलते नहीं हैं बाहर के इन्वायरमेंट में, इसलिए इनको संकोची स्वभाव वाला बोला जाता है। इनके हैबिटाट की यदि हम बात करें तो ये उत्तरी और मध्य एशिया की जो हाइट वाली पहाड़ी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नीचे वाले एरिया में आप ढूंढते रहेंगे, देखने को नहीं मिलेगा। भारत सहित देश के 12 देशों में इनकी आबादी हमको देखने को मिलती है, जैसे कि चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, मंगोलिया में भी ये पाए जाते हैं। संरक्षण की हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं, IUCN की रेड लिस्ट में इनको रखा गया है और वन लेबर की कैटेगरी में इनको रखा गया है, और सिटीज़ के परिशिष्टि 1 में इसको रखा गया है। साथ ही साथ इंडिया में इनको हम प्रोटेक्ट करते हैं 1972 के कानून के माध्यम से, अनुसूची फर्स्ट में इनको हम रखे हैं। साथ ही साथ CMS कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल के परिशिष्टि फर्स्ट में भी इसको रखा गया है। एक चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे 23 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। इसकी शुरुआत 2013 में चालू करी गई थी बिस्केक डिक्लेरेशन के अंतर्गत। 2013 में 12 स्नो लेपर्ड रेंज देश की हम बात करते हैं तो 12 कंट्री में ये पाया गया था। कहाँ कहाँ? अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो अब यदि हम इनकी संख्या की बात करें तो अभी हाल फिलहाल में काउंटिंग किया गया है। आफ्टर 4 years ऑफ सर्वे इंडिया स्नो लेपर्ड काउंट पुट कितना दिखा रहा, 718 इनकी संख्या हो गई है। इंडिया हैज़ एस्टिमेटेड 718 स्नो लेपर्ड इन द वाइल्ड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड 4 year लॉन्ग एस्टिमेशन एक्सरसाइज। 4 साल ये एक्सरसाइज चलती तब जाकर के इनके बारे में पता चला है। ये भी एक प्रकार से इल्यूसिव कैट की अंतर्गत इसको रखा गया है, एंड इसकी जो लोकेशन है वो माउंटेनियस टेरेन है दैट इज़ हार्ड टू एक्सेस, और यहाँ पर हमको जाना, पता लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हाईएस्ट नंबर ऑफ कैट्स
के एस्टिमेशन की बात करें तो लद्दाख में 477 है, उत्तराखंड में 124 है, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में है 1, जम्मू एंड कश्मीर में 9 इनकी संख्या है। द करेंट एस्टिमेशन पुट्स द नंबर ऑफ इंडियन स्नो लेपर्ड बिटवीन 10% एंड 15% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। पूरी दुनिया भर में जितने भी हिम तेंदुए हैं उनका 10 से 15% हमारे देश में पाया जाता है। हमने इनकी काउंटिंग करे हैं, बहुत सारे कैमरे लगाए थे या फिर कैमरा ट्रैप लगाए थे 1971 लोकेशन में, एंड सर्वे करे थे 13,450 किलोमीटर ऑफ ट्रेल्स का। ठीक है, इन्होंने, हमारी टीम ने सर्वे किया था रिकॉर्डिंग साइंस ऑफ स्नो लेपर्ड सच एस स्कैट, हेयर एंड अदर बॉडी मार्कर्स। इनके पंजों के निशान को हमने देखे, ठीक है, इनके बालों से हमने देखे कि कहाँ पर ये मिल सकते हैं, इनका जो मलमूत्र है, बाल है, शरीर के अन्य निशानों के रिकॉर्ड से हमने सहायता ली थी। हम सर्वे करते हैं ताकि बाघों की संख्या का पता लगा सकें। राज्यों ने सर्वे किए और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एक जो फ्री बॉडी है जो कि देहरादून में लोकेटेड है, ठीक है, इसके लिए जो देहरादून में एक संस्था है उसने बिल्लियों की संख्या का अनुमान के लिए सॉफ्टवेयर और सांख्यिकी तरीकों का इस्तेमाल किया था। तो ये जो संस्था है ये भी इम्पॉर्टेंट है, देहरादून बेस्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि ऑटोनोमस बॉडी यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है। इसने सॉफ्टवेयर और स्टैटिकल मेथड का इस्तेमाल किया था ताकि हम इंडिविजुअल कैट की संख्या का पता लगा सकें। स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट की बात करें, ये चालू हुआ था 2019 में, एंड इसमें इन्वॉल्व है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया एंड द नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन मैसूरू, साथ ही साथ में WII भी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। इनकी कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो वल्नरेबल की कैटेगरी में इसको रखा गया है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड फेसेस थ्रेट्स फ्रॉम फ्री रेंजिंग डॉग्स, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एंड पोचिंग। क्या क्या इनके लिए खतरे हैं, इंसान इनका शिकार करते हैं, कभी कभी कुत्ते दौड़ने लग जाते हैं इनके पीछे, ठीक है, इंसानों के साथ में इनका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है,